स्वामी विवेकानंद जी ऐसा कहा करते थे कि अगर कोई दिन बिना चैलेंज के आपका बीत गया तो वो दिन बेकार गया। मेडिटेशन में क्या होता है ना, हम बैठते हैं, हम अपने पास बैठते हैं, हम अपने पास बैठकर अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मेरे अंदर वास्तव में कमियां क्या है। हमारा जो आज का समय है ना, उसमें हमने ऐसी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की जो हमको चैलेंजेज में हेल्प कर सके, ओवरकम करने की। तो सर, आपने उपासना, साधना, आराधना, ये 3 स्पिरिचुअल सूत्र और सॉल्यूशंस अभी हम लोगों के साथ में साझा करें। आरोहण एक ऐसा कार्यक्रम जो 24 और 25 दिसंबर को महाराणा प्रताप की वीर नगरी उदयपुर के अंदर होने जा रहा है, जहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा चर्चा का माध्यम सारे युवाओं को मिलेगा। वो अपनी दैनिक जीवन के हर स्ट्रगल, हर चैलेंज को लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। प्रणाम सभी को। दिया राजस्थान के ऑफिशियल पॉडकास्ट ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर युवाओं की दैनिक स्ट्रगल्स, चैलेंजेस को हम लोग विशेषज्ञों के साथ में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अध्यात्म कैसे इन सारे चैलेंजेस के सॉल्यूशन के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। आज हमारे प्रथम गेस्ट के रूप में उपलब्ध हैं परम आदरणीय डॉक्टर विवेक सर, जो आईआईटी जोधपुर के अंदर मैथमेटिक्स के व्याख्याता हैं। सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर कार्यक्रम के अंदर आपका। थैंक यू सर। क्योंकि युवाओं से रिलेटेड पॉडकास्ट, युवाओं से रिलेटेड चैलेंजेस के ऊपर आज हम बातचीत करना चाह रहे हैं, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि युवा जीवन के अंदर हर आयाम पर हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं और हर चैलेंज एक दूसरे चैलेंज से बड़ा दिखता है। ऐसे में ये समझ में नहीं आता है कि पहले किसको पकड़ें, पहले किसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें या पहले किसको रिजॉल्व करें, प्रायोरिटी किसकी रखनी चाहिए। एक्चुअली ऐसा लगता है कि युवा जीवन में चैलेंजेस आजकल देखने को ज्यादा मिलते हैं। ऐसा है नहीं, वास्तविकता यह है कि चैलेंजेस हर समय के होते हैं और हर समय में अलग अलग स्वरूप में दिखाई देते हैं। अब विषय ये आता है कि हम किस तरीके से उनको मैनेज करें, किस तरीके से हैंडल करें और कैसे उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। इस पूरे प्रोसेस में ही हमारी ह्यूमैनिटी जो है वो हेल्प करती है, हमारी कल्चर हमारी हेल्प करती है, हमारी स्पिरिचुअलिटी हमारी हेल्प करती है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसा कहा करते थे कि अगर कोई दिन बिना चैलेंज के आपका बीत गया तो वो दिन बेकार गया। तो चैलेंज तो आना है और चैलेंज हमको स्ट्रांग बनाता है। हथौड़ा मार मार करके हम किसी भी लोहे को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। तो जितने लोग स्ट्रांग बने हैं वो बड़े चैलेंजेस को लेकर के स्ट्रांग बने, और हमारी कल्चर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर हम मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हम राम को भगवान राम उस दिन से कहने लगे जब वो अयोध्या से निकल करके वन में चले गए। वो उनका पहला चैलेंज था और तब से वो भगवान बने। तो चैलेंजेस तो आने हैं। जिसने जितना बड़ा चैलेंज फेस करने के लिए अपने आप को तैयार किया वो उतना बड़ा व्यक्ति होता है। चैलेंजेस तो आएंगे पर अपने को तैयारी, अपनी तैयारी उसके लिए होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, हमारा जो आज का समय है ना, उसमें हमने ऐसी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की जो हमको चैलेंजेज में हेल्प कर सके, ओवरकम करने की। हम कोशिश करते हैं, हमने मशीन लर्निंग सीखा, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखा, हमने क्लास में वो सारी चीजें सीखी जो हमारे लिए प्रोफेशनल स्किल्स कहलाती। पर उसके साथ अगर मान लो ये एक स्किल और सीख लें कि डे टू डे चैलेंजेस को कैसे मैनेज किया जाए, और वो किसी क्लासरूम से नहीं आ सकता, वो लोगों से बात करने पे आएगा, वो लोगों के साथ बैठने पे आएगा, ऐसे लोगों को पढ़ने पे आएगा जिन्होंने वास्तव में अपने जीवन को चैलेंजेस के माध्यम से आगे बढ़ाया। बहुत खूबसूरत बात कही है सर आपने। जैसा आपने कहा सर कि चैलेंजेस जो हैं वो युवा जीवन का हिस्सा पहले से ही रहे हैं। आप जो शायद बात करना चाह रहे हैं सर वो लाइफ स्किल्स से रिलेटेड है कि लाइफ को जीने के लिए भी कुछ अलग स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट आज हो गई है। ये लाइफ स्किल्स कौन सी हैं सर? इसमें ना वैसे तो प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में हमको सब पता है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। कम्युनिकेशन स्किल्स है, हमारी कंप्यूटिंग स्किल्स है, हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ हैं। वो जो हम क्लासरूम में पढ़ते आए हैं, वो जो हम सीखते आए हैं टीचर्स से, वो जो हम सीखते आए हैं कोचेज से, वो सारी स्किल्स के बारे में हमको पता है। एक शब्द आता है हिंदी में जिसको हम तितिक्षा बोलते हैं और इंग्लिश में जिसको मॉक ड्रिल बोलते हैं। हमारा जो सैनिक होता है वो मॉक ड्रिल करता है क्यों? उसको उस मॉक ड्रिल के दौरान किसी दुश्मन को मारना नहीं होता,
उसको वो तैयारी कराई जाती है कि जब किसी एक दिन लाइफ में, और ऐसा भी मान करके चलें प्रणय कि बहुत सारे सैनिक हमारे सेना में लड़ते ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मॉक ड्रिल खत्म हो जाए, है ना। लेकिन अगर किसी दिन लड़ना पड़ा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? मुझे लगता है ये सबसे बड़ी लाइफ स्किल है जो आनी चाहिए, और वो अगेन लोगों से कन्वर्सेशन के साथ आएगी, ऐसे लोगों के साथ उठ करके बैठने पे आएगी जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं, जिसको हम रियल कम्युनिटी कहते हैं। सोशल कम्युनिटी, सोशल मीडिया, वर्चुअल कम्युनिटी एक अलग बात है, पर रियली लोगों के साथ बैठ करके उनके साथ बात करने पे वो लोग किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अगर वो हमने सीखा तो उसको हम लाइफ स्किल का एक बड़ा पार्ट कह सकते हैं, जो मुझे लगता है कि हमको लर्न करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये जो तैयारी हमारी शुरू हुई है, पहले के ज़माने में जो तैयारी हुआ करती थी एशियन सिस्टम्स के अंदर, क्या परिवार या समाज उस रूप से तैयार होता था कि वो अपने युवाओं को तैयारी करवा लेता था? और आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी कौन-सी चीज़ें खत्म हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं या बदल गई हैं, जिसकी वजह से हमारा युवा या हम उस स्वरूप में तैयार नहीं हो पा रहे हैं? ये एक बदलाव आया है। इस बदलाव के लिए मैं एग्री करता हूँ कि हम लोग जब छोटे थे बचपन में, तो पारिवारिक परिस्थितियां हमारी अलग हुआ करती थी। एक बड़ा परिवार हुआ करता था। हम कहीं पर भी कोई चीज करने से पहले ये देखते थे कोई चाचा तो नहीं देख लेगा, कोई मामा तो नहीं देख लेगा, और सब लोग साथ में रहते थे। तो कोई ना कोई टोकने वाला व्यक्ति भी होता, और उस टोका टाकी में हम लोग सीखते भी बहुत थे। तो पारिवारिक बदलाव तो आज हुआ है, और उस पारिवारिक बदलाव के कारण परिस्थितियां बदली, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इस कारण से जिम्मेदारी भी बढ़ गई कि अब जो परिवार है, जैसे मान लीजिए हम अपने परिवार की बात करें कि जहां 2 पति पत्नी रह रहे हैं, 2 बच्चे रह रहे हैं, तो यही परिवार, और यही देखने वाले भी हैं, यही मैनेज कर रहे हैं। कोई तीसरा पर्सन अगर आकर के बोलता भी है कि आपके बच्चे ने कुछ गलत किया, तो पहले तो मेरे मन में उसके प्रति नेगेटिव भाव आता है। मैं ये मान करके ही नहीं चलता कि वो इसके भले के लिए कोई बात कह रहा हो। बहुत आसान नहीं है ये स्वीकार करना। ये बदलाव आए हैं, और चूंकि ये बदलाव आए हैं, तो आज के समय में फिर जागरूकता, अवेयरनेस हमारे लेवल पे और ज्यादा बढ़नी चाहिए कि हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। और जब हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो जो सोच अगर इस तरीके की विकसित करें कि हम पहले ये फील करें कि इस चीज की कमी है, तो उसको पूरा करने की बात कर सकेंगे ना। तो मुझे लगता है कि इसको इंपॉर्टेंस दें, इस चीज की कमी को अनुभव करें, तो फिर उसका रास्ता हमको मिल जाएगा। सॉल्यूशन कोई एक नहीं हो सकता, सब जगह के सब लोगों के सॉल्यूशंस अलग अलग हो सकते हैं, बट हर एक के पास सॉल्यूशन मिलेगा जरूर। ये हमारी कल्चर की ब्यूटी रही। एकदम सही बात सर। सर, पर इसके अंदर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एज अ यंगस्टर मेरे पास तो कोई पुरानी ट्रेनिंग नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे पास में ना एक्सपीरियंस है इस तरीके के चैलेंजेस को डील करने का। तो एज अ यंगस्टर अब ये चैलेंज मेरे सामने खड़ा है, मैं इसका कुछ कर नहीं सकता हूँ, यहाँ से इसके सॉल्यूशन के लिए मेरे पहले कदम क्या होने चाहिए? पहला कदम तो यही है कि ये रियलाइजेशन होना कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ये आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन तो इनॉर्मस है। यहां तक पहुंचना, मुझे लग रहा है ये वाली जर्नी यंगस्टर को खुद तैयार कर दीजिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, जो अंतर आया है आज के समाज में, हम लोग शब्दों का यूज करते हैं। पहले के समय में ऐसे वो उसको धार्मिक शब्द मान लेते हैं, जैसे ध्यान बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं जी। तो मेडिटेशन में क्या होता है ना, हम बैठते हैं, हम अपने पास बैठते हैं, हम अपने पास बैठकर अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मेरे अंदर वास्तव में कमियां क्या है, मेरी अच्छाइयां क्या है। वो जब अपने आप को नजर आती है, तो हम लोग उन कमियों को दूर करने का लगातार प्रयास करने लगते हैं। वो जब कमियों को दूर करने का प्रयास करने लगते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन होता है, वो रियलाइजेशन होता है, तो समाधान तो बहुत सारी जगह पे संभव है। हमको अगर ये पता है कि मेरी प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड है, तो मैं उसी सर्जन के पास जाऊंगा। और मुझे ये भी पता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, पर अगर मैं बाजार में घूमता घूमता कहूं कि यार मुझे कोई बीमारी है, इलाज बताओ, तो शायद कोई नहीं बता पाए। बीमारी कौन सी है वो खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर इलाज के लिए बहुत सारे सर्जन बैठे हुए, स्पेशलिस्ट बैठे हुए। और इस कल्चर की तो ब्यूटी यही रही है कि यहाँ पे हर पेड़ के नीचे एक संस्कृति, हर घर में एक पौधा उगा हुआ है, जिससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ये भी ठीक बात है सर। सर, अब आपने इसमें एक की इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताई थी वो थी कि ध्यान पहले आप लोग बहुत उस पे करते थे। हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से या समाज के उसमें हम लोग देखते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि आपको मेडिटेट करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए।
पर जैसे ही मैं अपनी अगर परिस्थिति डिस्क्राइब करूँ कि मैं ध्यान करने बैठता हूँ, आँखें मैं बंद करता हूँ और मेरा दिमाग अपनी उस चंचलता के अस्तित्व को एकदम से उजागर कर देता है। मैं एक समय में शायद 500 जगहों पे एक साथ घूमने पहुँच जाता हूँ और मेरे दिमाग में वो विषय वस्तु चलती रहती है कि आज खाने में क्या खाएँगे से लेकर करियर में कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चल जाती हैं। अब ध्यान का फिर असली स्वरूप या असली सॉल्यूशन मतलब मुझे लगता है कि मैं 15 मिनट या 10 मिनट अगर अपने साथ में बैठ जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा विचलित महसूस करता हूँ इन कंपैरिजन टू कि मैं वो 10 मिनट पहले था। ऐसे केस में सही व्यवस्था क्या है सर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिलेवेंट भी है प्रणय। इसमें पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी पहले तो ध्यान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि अंतर जगत की यात्रा का नाम ध्यान है। अब ये जो अंतर जगत है वो क्या है और उसकी यात्रा क्या है, उस फिलोसॉफी में हम नहीं जाते। किसी ऐसी जगह पे जाओ जो पहाड़ी है, बहुत अच्छी पहाड़ी है, नेचुरल ब्यूटी है आसपास, पहली बार उस जगह पे गए हो, तो पहली बार जाने पे मन शांत होगा या एक्साइट होगा? पहली बार मैंने इतनी सारी चीजें देखी तो एक्साइटमेंट बढ़ता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। चंचलता उसी का नाम है। जब हम ध्यान की पहली अवस्था में होते हैं तो एक्साइटमेंट बढ़ता है, बहुत सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं। पर वो बहुत सारी चीजें अगर उसी पहाड़ी पे मैं रोजाना जाने की कोशिश करूं तो 10वें दिन मेरा एक्साइटमेंट खत्म होकर के मुझे फिर वो शांति की अवस्था आती है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे युवा को सोल्यूशन इमीडिएट चाहिए और वो स्पिरिचुअलिटी के पास में थोड़ा समय लगता है। सस्टेनेबल वही होता है। ये हम मेडिटेशन पहले दिन में अगर परिणाम ढूंढने लगेंगे तो बहुत मुश्किल है, पर मेडिटेशन लगातार करते रहेंगे तो फिर वो बिल्कुल वैसी अवस्था होगी कि पहली बार में तो एक्साइटमेंट है, लेकिन धीरे धीरे करके हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे कि हम अपने पास बैठने को, अपने आप को देखने को, उस कंसेप्ट को ध्यान का नाम समझने लगे। तो रेगुलर बेसिस पर अगर हम वो 10 मिनट स्वयं के साथ निकालें, स्वयं के साथ बैठना शुरू करें, तो शायद धीरे धीरे करते हुए एक अवस्था आएगी जहां पर मन शांत होने की तरफ या स्टिल होने की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगा। एग्जैक्टली। इसमें एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होती है। तो हो सकता है किसी के लिए 10 दिन का समय, 10 दिन की जर्नी, किसी के लिए 20 दिन की जर्नी। हमारे मन की अशांति ये डिफाइन करेगी कि उसको शांत होने में कितने दिन लगेंगे। तो सबके लिए अलग अलग ड्यूरेशन हो सकता है, पर एक अवस्था ऐसी निश्चित रूप से आती है जितने, और ये एक्सपेरिमेंट हमारे बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है यहाँ पे और उनके जीवन में वो अवस्था आई, इसलिए हम ध्यान को महत्व दे भी रहे हैं। सर, तो अभी आप सॉल्यूशंस की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे थे, पर युवा जीवन में मैं जो चीज देखता हूँ कि हम लोगों के हर दिन के नए चैलेंजेस होते हैं। फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है कि आज इसको डील नहीं किया तो फिर दिक्कत है, हम और पीछे चले जाते हैं। कल एक नई समस्या है, उसको डील नहीं करेंगे तो फिर और पीछे चले जाते हैं। ऐसे केस में सॉल्यूशंस को कैसे परस्यू किया जाए? सॉल्यूशन के लिए देखो, अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी बड़ा होगा। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास में कोई एक बीमारी है और उसको हम डॉक्टर को जाकर के कहें कि मुझे कल तक इस बीमारी को ठीक करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर बीमारियां हर दिन आ रही हैं तो उनके इलाज भी हर दिन आ रहे हैं, सॉल्यूशंस भी हर दिन आ रहे हैं। ये जो फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, फोमो की, ये ऐसा लगता है लोगों को, पर ऐसा है नहीं। ऐसा कुछ भी हम मिस आउट करने वाले नहीं है। अगर हम सॉल्यूशन की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इस देश ने वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड की और यहाँ की स्पिरिचुअलिटी उस डायरेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। अगर थोड़ा भी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखें तो ऐसा बहुत सारे महापुरुष लिखते हैं। गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने तो आध्यात्मिकता को समस्त समस्याओं का समाधान बताया। तो उस समाधान के लिए, वो जो समाधान है वो आज और कल का समाधान नहीं, वो फॉरएवर है। और उसमें ये भी है कि हमको ये थोड़े दिन में ये फील होने लगेगा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिस आउट कर रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मुझे ये करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। मैं अगर आपसे 1 साल बाद पूछूंगा ना कि आपको उस दिन 7 बजे से 8 बजे तक क्या करना चाहिए था, तो आपको पता भी नहीं होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आज लग रहा है कल तक के लिए, पर जब लॉन्ग रन की हम बात करते हैं ना, तब फिर ये जो चैलेंजेज है, ये चैलेंजेज बहुत पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। तो ये चैलेंजेज है ही नहीं। इन चैलेंजेज को हम चैलेंजेज इसलिए मान करके चलते हैं क्योंकि हमने अपने विषय में सोचा नहीं। फिर वापस से मैं एक बार फिर उसी वर्ड की तरफ आऊंगा कि हम अपने विषय में सोचते इसलिए नहीं है क्योंकि अपने पास बैठते नहीं है। तो जब हम अपने पास बैठना शुरू करेंगे तब हमको रियल चैलेंजेस पता लगेंगे, और उन रियल चैलेंजेस की जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो फिर ये मिस आउट फैक्टर तो कहीं दिखाई नहीं देगा। फिर ये बहुत आसानी से हमको समाधान की तरफ लेकर के जाए। ठीक है सर,
सर इसमें आपने बताया कि 7 से 8 बजे के बीच में अगर हमने कोई चीज़ लेट्स से नहीं करी, तो हम कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ नहीं देते। पर हमें जो रूटीन मैनेजमेंट के तरीके बताए गए हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं, स्टार्ट से लेकर अब तक या बेसिक एजुकेशन के अंदर, उसमें तो हमें टाइम टेबल फिक्स है। और मैं अगर उस टाइम टेबल को फॉलो करता हूँ, तो जिस दिन मैंने पूरा टाइम टेबल फॉलो कर लिया, उस दिन तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन मैं एक स्टेप भी मिस करता हूँ, जैसे मैंने तो आज से शुरू किया और मैं पहला ही स्टेप मिस कर गया कि मुझे सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना था, मेरी इच्छा थी, पर मैं नहीं उठ पाया। मैं 7 बजे उठाऊं या मैं 8 बजे उठाऊं, अब यहाँ से मेरी आगे की जो पूरी दिनचर्या है वो बिगड़ चुकी है, क्योंकि मेरी मन की स्थिति या मैं कहूँ कि मेरी माइंड की सिचुएशन वो पूरी चेंज हो चुकी है। मेरे इमोशंस चेंज हो गए कि यार मेरे को एक अच्छा स्टार्ट चाहिए था डे का, बट वो नहीं मिला है। ऐसे केस में आप उस स्थिरता को कैसे लेके आएंगे? इसका कारण दो हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि आपकी परिस्थिति ने आपको आज सपोर्ट नहीं किया कि आप 4 बजे उठ सकें। दूसरा कारण ये है कि आपने अपने साथ एक ईगो एसोसिएट किया हुआ है कि मुझे 4 बजे उठना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे साथ में एक टीचर थे, स्कूल में पढ़ाते थे, और वो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर के लिए एक ईगो बन गया था कि उनको सुबह 7 बजे स्कूल आना ही, किसी भी हाल, जब तक स्कूल चलता रहे। एक दिन उनके घर पे कोई ऐसी घटना घट गई अनहोनी, और पर उनको 7 बजे स्कूल आना था, ये उनका ईगो था। तो वो 7 बजे स्कूल आए अनहोनी घटना के बावजूद। आदमी ना इस छोटी सी समझदारी को अगर लेकर के चले, तो फिर वो जो समस्या है, अगर हम ये कहें कि वो 4 बजे नहीं उठना मेरी उस परिस्थिति के कारण हुआ है, आज हो गया कोई बात नहीं, कल वापस से कर लेंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अपने ईगो के साथ में एसोसिएट किया हुआ है तो प्रॉब्लम। अगर ये समस्या है तो फिर पहले उस ईगो को खत्म करने के लिए काम करना पड़ेगा। 4 बजे उठना तो हो ही जाएगा कल। तो इन दोनों में से कौन सी चीज है उसको रियलाइज करना पड़ेगा। जी सर, रूटीन से मुझे वैसे एक चीज़ और याद आई कि मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर रहा हूँ, और इंजीनियरिंग में हम लोग रूटीन के नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं करते थे। हम लोग हम निशाचर प्राणी रहे हैं। हम लोग रात में जगते हैं और सुबह सोते हुए आए हैं। अब मन में मेरे भी ये सवाल है कि क्या मतलब अगर मेरा ऐसा रूटीन का सिस्टम है तो क्या ये गलत है, और अगर ये गलत नहीं है या अगर ये सही है तो किस डायरेक्शन में हमें वापस आगे बढ़ना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से किया जाए इस चीज को लेके? क्वेश्चन तो सिंपल भी है, डिफिकल्ट भी। डिफिकल्ट इसलिए कहूँगा प्रणय क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इस क्वेश्चन पे क्रिटिसाइज करेंगे। हमारी बहुत सारी ऐसी स्टडीज रही हैं जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिसाइड करती है। सूर्य के साथ मिलने वाली एनर्जी और हमारे उठने का समय, उसमें बहुत सारा कोरिलेशन। तो पहली बात तो ये है कि हमारे जितने लोग हैं, इनफैक्ट एक महापुरुष थे, वो बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि अगर कोई आदमी 4 बजे उठता है तो वो अपने आप को अच्छी श्रेणी में गिन सकता है। कोई अगर 5 बजे उठता है तो फिर सामान्य श्रेणी में गिन सकता है, और 6 बजे उठने वाले का तो कहना ही क्या। समझ सकते हो कि उससे उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सूर्य के साथ में अगर हमारी क्लॉक है तो वो वैसे ही एनर्जी के साथ में चलेगी। धीरे धीरे करके हमको लगने लगता है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गई है, पर अभी भी ऐसी स्टडीज हैं। इनफैक्ट मैं अभी थोड़े दिन पहले एम्स के एक प्रोफेसर से मिला था, वो पीडियाट्रिक्स के वो डीन रहे, एंड ही स्टडीड ऑन दिस। उनने मुझे जो शेयर किया वो सरप्राइजिंग रिजल्ट्स थे, और फाइनली हम इस कंक्लूजन पे निकले, ये पहुंचे कि वास्तव में ये जो क्लॉक है हमारी, ये बड़ी गड़बड़ है। रात को सोना, सुबह उठना केवल प्रकृति के अनुकूल नहीं है, केवल पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, केवल इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के अनुकूल नहीं है, ये आदमी के अपने इंटरनल नेचर को भी टिक करने के अनुकूल है। इसलिए वो तो हमको चेंज करना चाहिए। किसी कारण से अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कोशिश करनी चाहिए थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव लेकर के आए। जो व्यक्ति रात को 10 बजे सो करके सुबह 6 बजे उठता है, और जो व्यक्ति रात को 2 बजे सो करके सुबह 10 बजे उठता है, सोए भले ही दोनों 8 घंटे, उन दोनों की एनर्जी को अगर 6 महीने तक लगातार कोई स्टडी करे तो बदलाव अपने आप दिखाई दे। राइट सर, पर इसमें अगर मैं रूटीन के ऊपर बातचीत करूं, मेरा प्रोफेशन कुछ इस तरीके से है कि मेरा डिनर जो है वो शायद रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक होता है। बहुत सारे लोगों के साथ में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां रहती हैं जहाँ पे भोजन का समय, खाने का समय फिक्स नहीं हो पाता हमारा। उस चक्कर में जब मैं बिस्तर पे पहुंचता हूँ, अब मैं लेटा हुआ हूँ पर मुझे नींद नहीं आ रही है,
और उस नींद को लाने के लिए मैं प्रयत्न बहुत करता हूँ, पर आखिरी प्रयत्न ये होता है कि मैं सोशल मीडिया पे जाके और मैं कुछ चालू करके बैठ जाता हूँ, मैं देखता रहता हूँ और शायद उसको देखते-देखते मुझे नहीं पता कभी कब नींद आ जाती है। पर ये केस रोज नहीं होता, कभी तो नींद जल्दी आ जाती है और कभी नींद ऐसा होता है कि सुबह के 4 बजे आ रही होती है। तो ऐसे केस के अंदर भोजन का समय गलत है, सोशल मीडिया का पार्ट गलत हो गया है, या गलती कहाँ हो रही है सर? हाँ, गलत नहीं होता तो शायद हम डिस्कस ही नहीं कर रहे होते। पहली बात तो ये है कि तो हम महसूस तो कर रहे हैं कि इसमें कुछ तो गलत हो रहा है। खाने का समय निश्चित रूप से जो होना चाहिए वो है। और हम अपने आज की तारीख में भी देखें तो जैन मुनियों को देख सकते हैं, उनके रहन सहन को देख सकते हैं, उनके खान पान को देख सकते हैं, खाने के समय को देख सकते हैं। पर जो पहली बात तुमने कही थी, परिस्थितिवश अगर ऐसा है तो क्या हो, तो परिस्थितिवश खाने का समय हो सकता है ऐसा। हमारी अगर जॉब की डिमांड ये है कि मैं रात को 10 बजे फ्री हो रहा हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अनिद्रा इस समय की सबसे बड़ी बीमारी है। लोगों को बीमारियां जो दिखाई दे रही हैं, उन बीमारियों के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है नींद नहीं आना जी। और उस नींद नहीं आने के पीछे हमारा सोशल मीडिया बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। हम क्या करते हैं, अच्छा नींद नहीं आई तो हमने क्या किया, नींद नहीं आई तो ओपन किया और चालू कर दिया, फिर नींद कैसे आएगी जी, है ना। तो नींद नहीं आई तो नींद लेने की कोशिश भी नहीं की, है ना। उसके बजाय हमने ये ले लिया कि ठीक है नींद नहीं आ रही तो कुछ कर लेते हैं। ये जो कुछ कर लेते हैं वाली बात है, इसमें फिर नींद कैसे आएगी। और नींद नहीं आना बड़ा सरप्राइजिंग सा लगता है कि यंग एज में लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, शुगर प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, इतनी यंग एज में, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए। और उसका एक बड़ा रीजन है हमारा ये बायोलॉजिकल क्लॉक का सेट नहीं हो पाना। तो ये रोल तो प्ले करता है, बड़ा भारी वाला रोल प्ले करता है कि रिफ्लेक्शन किसी बीमारी के थ्रू हो सकता है। हमारे यहाँ पे बीमारियां जो है ना, दो शब्द आते, कठिन हो सकते हैं, पर हमारे यहाँ आदि व्याधि बोलते हैं। शब्द सुना होगा, आयुर्वेद में इस आदि व्याधि आता है। व्याधि शब्द एक्चुअल बीमारी है और आदि शब्द वो इंटरनल प्रॉब्लम है जिसके कारण बीमारी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वो व्याधि बाद में आता है, पहले आदि होती है। तो वो जो अंदर की अनिद्रा है, अंदर की थकान है, उसका रिफ्लेक्शन किसी एक बीमारी के रूप में बाहर निकलता है, हिडन कॉजेज जो है। हाँ, और फिर तो अनिद्रा उसके में सबसे बड़ा सिम्टम रोल प्ले करती है। राइट। और उसको जब अगर हम प्रॉब्लम मानते हैं तो फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगर वो कंटिन्यू रहता है कि नहीं मैं तो 10 बजे सोने की कोशिश करता हूँ, तो कोशिश करनी चाहिए ऐसी बुक पढ़ो जो बोर कर दे तो नींद आएगी। ऐसी कोशिश करो कि हम लोग इस पूरी सोशल मीडिया यूनिवर्स से बाहर रहे उस समय के लिए। कुछ प्रैक्टिसेस है जो बहुत अच्छे लोगों ने सजेस्ट भी किए। इनफैक्ट हो सकता है थोड़ा सा आंसर लंबा हो, बट आई विल सजेस्ट कि जैसे कुछ लोगों ने प्रैक्टिस शुरू की, हम लोग भी बोलते हैं, दिया के माध्यम से हम लोग ये बोलते भी हैं लोगों को कि उठो अपने साथ, सो अपने साथ, खाओ अपने साथ। मीनिंग ये कि भाई रात को सोने के 1 घंटा पहले तक अपने मोबाइल को दूर रखो, सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक दूर रखो, खाने के समय कम से कम दूर रखो। ये दूर रहने में बहुत सारी बीमारियां अपने आप को। सर अब अभी हम स्लीप के ऊपर जो बातचीत कर रहे थे, उसी से मिला जुला मुझे एक सवाल और मिला, और उससे मुझे ये याद आया कि बहुत बार पूरे दिन में ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर मैं या तो सुबह का नाश्ता मिस कर देता हूँ या फिर मैं दिन का लंच स्किप कर देता हूँ, XYZ परिस्थितियों के कारण। अब जब मैं रात में 9 बजे 10 बजे जब भी मैं घर पहुंचता हूँ और मैं भोजन करने के लिए बैठता हूँ, अब मैं हूँ एक्चुअल में सुबह का भूखा, मतलब मुझे शरीर को कुछ मिला नहीं है, या फिर मैंने अटरम शटरम कुछ भी खा लिया है, कचौड़ी खा ली है या कुछ खा ली है, तो पेट वैसे ही गड़बड़ है, और उसके बाद में अब भूख भी है, तो मुझे पता नहीं होता और फिर मैं शायद ज्यादा क्वांटिटी में खाना कंज्यूम कर लेता हूँ। सुबह जब भी उठता हूँ इस तरीके की चीज करने के बाद में, तब मेरा मूड खराब होता है, एनर्जी होती ही नहीं, जबकि मुझे लगता है कि मैंने जितना ज्यादा खाया है उससे मुझे एनर्जी ज्यादा मिलनी चाहिए थी, मुझे नींद अच्छी आनी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। इसका क्या कारण हो सकता है सर? पहली बात तो ये है प्रणय इसमें कि प्रॉब्लम भी आपने बता दिया, सॉल्यूशन भी आपने बता दिया, तो उसी में से आइडेंटिफाई करो। पहली बात तो आपने कहा कि आपने लंच मिस कर दिया किसी कारण से, आपने ब्रेकफास्ट भी मिस कर दिया किसी कारण से, तो इसका मतलब हमने कारणों की एक हायरार्की बना दी कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस है ही नहीं हमारा लंच, हमारे लिए इम्पोर्टेंस है ही नहीं हमारे ब्रेकफास्ट। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है उसके कारण शारीरिक समस्याएं तो होनी, वो इम्पोर्टेंट तो होना चाहिए।
दूसरी बात ये है कि जब हम दिन भर से भूख लग रही है, हमने कुछ खाया नहीं है, कुछ इधर-उधर का खाया है और जब वो वैसी कंडीशन है तो इच्छा ये भी होती है मन की कि हम ऐसा कुछ तो नहीं मिले जिसको खाने की इच्छा ही नहीं हो, तो फिर हम वैसा खाएँगे जो अच्छा लगे। और वो अच्छा लगने वाला तो हम जानते हैं कि अच्छी वो चीज़ लगती है सबसे पहले तो जो नीचे गिराने की कोशिश करती है। सो फूड में भी वही अच्छा लगता है। आपको कोई कहे ऐसे समय पे जब बहुत तेज भूख लगी हो, बोले दलिया खा लो, खिचड़ी खा लो, तो ऐसा लगेगा गुस्सा आएगा उसके ऊपर। सो इसलिए वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। अब ये पूरी समस्या आपको मालूम है, आपने ऑलरेडी बता दिया कि पूरी की पूरी समस्या है। ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में ये 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। एक तो आपके सोने की समस्या जो आपने बता दी, सोने उठने की समस्या, और दूसरा हमारे खाने की समस्या। अगर इन दोनों को हम प्रॉब्लम्स की तरह मान करके नहीं चलेंगे तो इनके सॉल्यूशंस नहीं देख पाएंगे। आपने अपने इम्पोर्टेंस की हायरार्की में अगर इन चीजों को बहुत बाद में रखा है तो फिर आपकी हेल्थ भी आपकी प्रायोरिटी में बहुत बाद में होगी, फिर वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। और फिर नहीं है तो क्यों चिंता करनी की, थकान है कि नींद नींद नहीं आ रही, इट्स फाइन, मतलब टेक इट इजी। नहीं, सही बात है सर। ये तो ऐसा हो गया कि मतलब उस साइकिल का आदी हो चुका हूँ। हाँ, उस साइकिल में मैं फंस गया हूँ कि मैं उस चीज में से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। वो चीज वहां से शुरू होती है और वहीं पे जाके कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, ऐसा। ऐसा लग सकता है पर एक्चुअली मुझे फिर भी लगता है कि जब जिस दिन हमको लगता है कि ये समस्या है, उसी दिन से हम समाधान के ऊपर काम करने लगते हैं। ठीक है सर। अब सर, जब सर दर्द हो रहा होता है ऐसे केस में, क्योंकि अब खाना भी ज़्यादा हो गया, ये भी हो गया, तो फिर हम लोगों की चाय की क्वांटिटी या कॉफ़ी की क्वांटिटी, उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं होता। बात तो यही है ना कि अगर कंट्रोल की हम बात कर ले तो ये जो शब्द है ना कंट्रोल, ये नियंत्रण शब्द हमारी प्रोफेशनल स्टडीज में कहीं पे भी नहीं पढ़ा है। और इसको अगर देखेंगे तो हमारे बहुत पुराने समय से, आदिकाल से हमारे यहाँ ये शब्द चला आ रहा है कि खुद को नियंत्रित करना, मन को नियंत्रित करना। ये जो शब्द है ये पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, ये हमारी लाइफ का इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जो हमको श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने दिया है, जो हमको पतंजलि जी ने अष्टांग योग में दिया है, जो हमको हमारे महापुरुष देते आए हैं। पर उस नियंत्रण करने में एक सामान्य सी बात है ना, पढ़ा है ये डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हैं जो प्रो वाइस चांसलर है देव संस्कृत यूनिवर्सिटी के। वो बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपके पास में ग्लास भरा हुआ है और आप उसको टेढ़ा करोगे तो इसमें अगर पानी भरा हुआ है तो नीचे ही गिरेगा ना। हमको हर वो चीज जो सामान्य लगती है वो नीचे की तरफ ही लेकर के जाएगी। जब हम नियंत्रित करने की बात करते हैं तो अपने आप को ऊपर उठाने की बात करते हैं, और ऊपर उठाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसी पानी को अगर ऊपर लेकर के जाना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उसी मेहनत का नाम स्पिरिचुअलिटी है कि हम अपने आप को वास्तव में रिफाइन करते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसी उसी को अगर आध्यात्मिक सूत्रों को समझ लेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। और उसमें जब हमने बोल दिया कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो फिर ऑर्डर क्या है ये भी हम जानते हैं। जी, रात को सोना और सुबह उठना, इसका टाइम तो हमको मालूम है, प्रश्न क्यों कर रहे हैं अगर समय नहीं पता। खाना क्या है ये हमको मालूम है, तो अगर हम थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित करके चले तो बहुत आसान सा लगेगा। सर, नियंत्रण पे जैसे आपने बताया, हम लोगों के उसमें बहुत से ऐसे विचार भी चलते हैं कि जीवन तो एक ही बार मिला है। अब अगर उसको कंट्रोल में ही जिएंगे तो आनंद कब लेंगे, फन कब करेंगे, मजे कब करेंगे। हम धरती पर एक ही बार के लिए आए हैं, तो उस आनंद की परिभाषा, मतलब क्या आनंद लेना चाहिए या नियंत्रण में रहना चाहिए, या नियंत्रण में रहना ही आनंद हो जाएगा, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। ये अगर प्रश्न समझ में आ जाएगा तो जैन जी को बहुत बड़ी समस्या से समाधान मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। आनंद शब्द जो है ना वो बहुत ही गहरा है। खुशी और आनंद में अंतर है। खुशी हमको छोटी छोटी चीजों से मिल जाती है, आनंद इंटरनल फीलिंग है जो आप किसी गिरे हुए को उठा करके पाते हैं। आप अपनी छोटी सी समस्या का समाधान मिल जाए उससे आनंद नहीं मिलता, आपको उससे खुशी मिल सकती है। आनंद एक सस्टेनेबल हैप्पीनेस का नाम है, और वो सस्टेनेबल हैप्पीनेस हमारे लिए हमारी जर्नी का बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है। वो स्पिरिचुअलिटी में है, वो डेफिनेटली है, और वो हमको मिलेगा अगर हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो मिलता जाएगा हमको। उस आनंद की यात्रा हमको कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी। अब खुद के अगर हम इर्द गिर्द रहे ना तो हमारी समस्याएं, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे वो हमारे डेली रूटीन से संबंधित हो, हमारी समस्याओं के उन समाधान में अगर हम खुशी ढूंढने लगे तो उसमें उलझ सकते हैं। बट आनंद की परिभाषा हमारे यहाँ बहुत 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 लंबे समय से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दी है।
जी, जो शब्द है ना नियंत्रण, और इसमें और आनंद में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा कोरिलेशन है। जिसने अपने आप को नियंत्रित किया वो ही आनंदमय रहा, ऐसा हमारे बड़े लोग बोलते हैं। और उस नियंत्रण को एक और अच्छे शब्द के रूप में अगर मैं दूं तो उसका नाम है संतुलन, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने समत्व के रूप में बोला, बुद्ध ने उसको संयमित रहने के रूप में बोला, महावीर स्वामी ने उसको फिर वापस से त्रिपटक के रूप में हमको दिया। ये सब जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें इस नियंत्रण के लिए ही दी गई कि हम एक साइड नहीं चले जाएं, हम नियंत्रित रहें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि आप खत्म कर दो, खत्म करने की बात किसी ने नहीं की, नियंत्रण करने की बात की कि जब आवश्यकता हो, जब आपके पेट को ये महसूस हो गया कि आज मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है तो अननेसेसरी अनर्गल क्यों डालना है, ये नियंत्रण है। और उस नियंत्रण का फल जो है वो आनंद। ये तो बहुत ही डीप बात आपने बताई है सर। और बैलेंस, क्योंकि हम उसी की डिस्कशन पे आगे बढ़ रहे हैं, तो बैलेंस तो आज मैं देखता हूँ कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बैलेंस करने की, पर मुझे वो बैलेंस का शुरुआत कहाँ से हो रही है या उसका स्वरूप क्या है उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार मिल नहीं रहा है। मैं बात करना चाहूँगा जैसे वर्क लाइफ बैलेंस की। वर्क लाइफ बैलेंस आज के समय में हम युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के रूप में है। या तो वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है या लाइफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो बीच का मिड पॉइंट कैसे फिगर आउट किया जाए, या फिगर आउट करना भी वास्तव में जरूरी है या नहीं है, इस गणित को सर सुलझाइए। ये ना, ये ट्रेड ऑफ बड़ा मुश्किल है। और ये ट्रेड ऑफ जिसको आ जाए उसको हम महापुरुष कह देते हैं। ये वर्क लाइफ बैलेंस है, एक मशीन लर्निंग में हम टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं, बायस वेरिएंस। और वो एक्चुअली यही है कि सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बीच में कहीं ना कहीं है ऐसा पॉइंट जहां पे हम दोनों का ट्रेड ऑफ मान करके चलते हैं। बैलेंस उसी का नाम है। हमारी समस्या अगर देखेंगे ना तो वर्क हमारी समस्या नहीं है, पर वर्क के प्रति इतना ज्यादा अपने आप को लगा लेना कि उसके कारण सब कुछ भूल जाना, वो हमारी समस्या है। परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अपने आप को उस साइड में एकदम एसोसिएट कर लेना वो भी समस्या का पार्ट हो जाता है। कभी कभी हमको लगता है ना, जैसे हम लोग अपने यहाँ की बात करें तो हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारा मित्र है, उसकी बिटिया 12th में पढ़ रही, एंड ही सेड कि थोड़ा सा डेविएट जरूर हो रहा हूँ, पर मतलब ये शायद इंटरेस्टिंग हो सकता है लोगों के लिए जानने का। तो उसकी बिटिया 12th में पढ़ रही है, ही आस्क्ड मी कि बोले यार पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, वो बातचीत ठीक से हो नहीं पाती। तो आई सेड यार थोड़ा टाइम दो, बिटिया है। तो ही स्टार्टेड गिविंग टाइम, और वो 10-15 दिन के बाद आया कि परिस्थिति सुधरी नहीं। मैं बोला क्या किया? तो बोले मैं हर दिन 2 घंटे देता हूँ। तो मैंने कहा 2 घंटे कैसे दिए? तो बोले मैं हर दिन 2 घंटे कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लेकर के उसके साथ बैठ जाता हूँ। तो यार ये समय दिया या समय लिया, उसके लिए जो बोरिंग पार्ट था वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम बैलेंस में हम उसी डायरेक्शन में और ज्यादा अपने आप को खपा लेते हैं तो हम और एक्सट्रीम की तरफ पहुंचते जाते हैं। राइट। तो और हमारे यहाँ उस पार्ट को बहुत अच्छे से परिभाषित किया। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने एक वाङ्मय लिखा है, एक बुक उन्होंने लिखी संस्कृति संजीवनी। उसमें उन्होंने शब्द दिया संतुलन ही समाधान, ऐसा करके शब्द दिया उन्होंने। इंटरेस्टिंग, संतुलन ही समाधान, मतलब उनके हिसाब से तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान ही संतुलन है। वर्क लाइफ की बात कर ले, हम अपने आप को आगे बढ़ाने की बात कर ले, और इसको और मैं पुराने समय पे लेकर के जाऊं ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने योग को परिभाषित करते हुए, लोग योग कर्मशु कौशलम की बात करते हैं, पर उन्होंने एक जगह और योग को परिभाषित किया। वो कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है, ऐसा वो बोलते हैं। तो ये जो समत्व है वही संतुलन है, वही सम्यक दृष्टि है जो बुद्ध ने दी, और वही त्रिपटक है सम्यक जो महावीर स्वामी ने दी। तो बात हम तब से अब तक संतुलन की करते आ रहे हैं। तो संतुलन शब्द तो बहुत बड़ा है, प्रैक्टिस एक दिन में कर लेंगे तो समाधान मिल जाएगा ऐसा भी नहीं, पर उसकी प्रैक्टिस के लिए हमको ये खुद तय करना पड़ेगा कि मेरा झुकाव किस ओर बढ़ता जा रहा है। और उस झुकाव को बढ़ते हुए जिस दिन मैंने महसूस किया, उस दिन मैं दूसरी तरफ बढ़ने लग जाऊं। ऐसा लगेगा, कई बार ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक एक्सट्रीम पे जाते हुए लोग दिखाई देते हैं, पर वो इसलिए जाते हैं क्योंकि दूसरी एक्सट्रीम पे जो लोग हैं उनको कम करना है, ऐसा वो मान लेते हैं। तो इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि संतुलन बने, प्रकृति का संतुलन बने, इसी वो कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य का संतुलन बने, ऐसी मनुष्य को खुद कोशिश करनी पड़ेगी, और उसके लिए पहले ये तो खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं असंतुलित कहाँ हूं। तो बेसिकली 1 डे एट अ टाइम हमें रोज जिम्मेदार बनना होगा,
बहादुर बनना होगा, समझदार बनना होगा और ईमानदार बनना होगा। तो जैसा आपने कहा सर कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस भी ढूंढना है, मुझे रिलेशनशिप्स को बढ़िया भी रखना है, ज्ञान भी प्राप्त करना है, इंट्रोस्पेक्ट भी करना है, सदगुरु जैसा व्यक्ति भी अपने जीवन के अंदर लेके आना है, नींद भी मुझे अच्छी पूरी करनी है, भोजन भी मुझे अच्छे उससे करना है। तो अब ये इतनी सारी जब चीजें हैं तो मेरे लिए रोज करने के लिए वो शुरुआती पॉइंट्स क्या हैं जो मैं रोज कर सकता हूँ और धीरे धीरे करके जीवन में चेंज ला सकता हूँ। इसके बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले दिए, इसीलिए हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म, ऐसे करके एक बुक लिखी पंडित श्री राम शर्माचार्य जी। और जब ये सारी समस्याएं हमको रियलाइज हो गई हैं तो समाधान बहुत आसान है। समस्याएं नहीं भी हैं तो भी जो मैंने पहले कहा था कि मॉक ड्रिल करना, तितिक्षा करना, वो भी जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार भी करें, रिहर्सल, प्रिपरेशन, अपने आप की प्रिपरेशन करना। हाँ। तो इन सब चीजों के लिए उन्होंने बड़े अच्छे शानदार सूत्र दिए। आई विल जस्ट से कि डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जो गायत्री परिवार के हेड है, वो इसको बहुत ब्यूटीफुली कहते हैं, फॉलो यूएसए। दिस यूएसए इज नॉट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इट इज उपासना, साधना एंड आराधना। तो ये जो कंसेप्ट इन्होंने दिया, इसमें उपासना है अपने साथ बैठना, सिट विद योरसेल्फ, अपने साथ बैठे 10 मिनट के लिए बैठे, उसको शब्द मेडिटेशन दे दो, उसको शब्द सूर्य के सामने बैठना दे दो, उसको शब्द इंट्रोस्पेक्शन दे दो, बट सिट विद योरसेल्फ एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। ये 10 20 30 के फॉर्मूले के रूप में अपना लें अगर हम डेली, तो बहुत आसान हो जाएगा। 10 मिनट अपने साथ बैठे, इससे केवल अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का ही मौका नहीं मिलेगा, इससे अपनी कैपेबिलिटीज को जानने का भी मौका मिलेगा, इससे अपनी कमियों को पहचानने का भी मौका मिलेगा, इससे हम अपने टैलेंट को भी आइडेंटिफाई कर पाए। कई बार ऐसा है, लोग बोलते हैं कि मैंने ये इतनी, हमारे पास लोग आते हैं, वो एक पेरेंट्स आए अभी थोड़े दिन पहले लेकर के बोले साहब ये मार्कशीट है 10th की, बिटिया ने 98% उसको मिले, आप बताइए क्या सब्जेक्ट लेना है। अब दिस क्वेश्चन व्हेन पेरेंट्स आर आस्किंग, तो इट इज क्लियर कि भाई उन्होंने या तो आइडेंटिफाई नहीं किया या उनके माइंड में कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर हमसे चाहते हैं जी, बट इट्स फाइन। तो मुझे लगता है कि ये जो चिंतन है, जब तक हम खुद नहीं करेंगे, किसी दूसरे से लेंगे, तो दूसरा तो उसके पार्शियल सॉल्यूशंस दे पाएगा। तो वो उसके लिए 10 मिनट बैठना बहुत जरूरी है जी। उससे पेशेंस भी बढ़ेगा, जो आज की सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही ना, वो भी कम होती दिखाई देगी। तो ये 10 मिनट बैठना उन्होंने उपासना को कहा। श्रेष्ठ के पास बैठना, ऐसा उपासना का वो मीनिंग है, धर्म के रूप में नहीं लेकर के जाते, बट स्पिरिचुअल मीनिंग इज इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, सिट विद एनर्जी, ऐसे सन की एनर्जी के पास बैठे या ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे। और इसमें भी एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही कि अगर सेम टाइम हो, डेली का एक ही टाइम हो, एक ही जगह हो, तो इसके परिणाम ज्यादा अच्छे मिलेंगे, उस जगह की एनर्जी में काम आएगी। दूसरा उन्होंने कहा साधना, और साधना इज रिफाइनमेंट ऑफ योरसेल्फ। अब अपना रिफाइनमेंट क्या होगा, व्हेन आई हैव आइडेंटिफाइड पहले वाले में कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो इसका ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल किसी ने दिया था कि देयर वाज अ क्वेश्चन, somebody asked to a महापुरुष के, बोले साहब मनुष्य में और जानवर में क्या अंतर है। तो जो महापुरुष थे उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया, बोले जानवर आज जहां है उसको कल भी वहां होने का अधिकार है, मनुष्य वहां नहीं रह सकता। मीनिंग ये है कि हम हर दिन एक नई लर्निंग अपने आप के साथ में अगर ऐड नहीं करेंगे तो मनुष्य नहीं है। हम अगर अपनी कमियों को खत्म नहीं करेंगे तो मनुष्य नहीं। वो जो रिफाइनमेंट है वो जर्नी है हमारी, और उसी का नाम साधना बोलते हैं। अब करें कैसे तो व्हेन वी आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर लिए, खुद के साथ बैठ गए, तो फिर उसके बाद में दूसरा उन्होंने कंसेप्ट दिया साधना का, और उस कंसेप्ट में जो सबसे बड़ी चीज रोल प्ले करती है वो स्वाध्याय। सिट विद लीडर्स फॉर 20 मिनट्स। पहला वाला सिट विद सेल्फ और दूसरा वाला सिट विद लीडर्स। तो लीडर्स के साथ कैसे बैठे, कौन लीडर्स हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छी बुक्स, उनके साथ हम बैठे। जितने बड़े लोग हैं जिनने चैलेंजेस को फेस किया, अपने आप को आगे बढ़ाया, तो उनने कैसे किया, उनके साथ बैठेंगे तो ऐसे समाधान मिल जाएंगे। लेकिन कम बैक टू महाभारत, उसमें बड़े ब्यूटीफुल एग्जांपल्स मिलते हैं। ऐसा वो हम सब लोग जानते हैं कि युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, अपने जुए में पत्नी भी को भी हार दिया और सब कुछ हो गया, और उसके बाद वो जंगल में चला गया। तो वहां पे अचानक से कोई एक महापुरुष आते हैं, ये कहानियां हो सकती, कथानक हो सकते हैं, बट लर्निंग बहुत ज्यादा है। तो वहां पे एक महापुरुष आते हैं और महापुरुष आकर के बताते हैं, तूने सब कुछ हारने के बाद भी तू नल और दमयंती से तो बहुत आगे है, जिनकी स्थिति तुमसे भी बुरी थी। तो जब हम इन लीडर्स को पढ़ते हैं, जब इन महापुरुषों को पढ़ते हैं, तो हमको लगता है यार हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे चैलेंजेस बहुत छोटे हैं। इन लोगों ने क्या क्या फेस नहीं किया और उसके बाद भी अपने आप को आगे बढ़ाया।
उस चिंतन को जब हम लेकर के आते हैं ना, तो हमारे चैलेंजेस हमको वास्तव में बहुत कम लगते हैं। छोटे लगने लगे। इसलिए 20 मिनट का स्वाध्याय हम अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए जरूर करें, पढ़ें। और तीसरी चीज है आराधना, ए फॉर आराधना, कि जब हमने पढ़ा, अपने आप को रिफाइन किया, तो हम अपने आप को अपने तक लिमिट नहीं रखे, फिर हम लोगों तक पहुंचे। और लोगों तक केवल इसलिए भी नहीं कि हमने जो लर्न किया वो लोगों तक पहुंचाना है, वैसा भी नहीं है, लोगों से लर्न करना। तो दिस थर्ड पार्ट इज सिट विद कम्युनिटी, जिसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। हाँ। लोगों के साथ में बैठे हैं हम। अनफॉर्चुनेट है बहुत, लेकिन ये रियलिटी है कि एक बड़े इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जाकर के उनके बच्चों से पूछो कि भाई आप लोगों ने लर्निंग में क्या क्या लर्न किया, तो सब्जेक्ट की नॉलेज तो अथाह है, पर अगर उससे ये पूछ लो कि इस बाउंड्री के आसपास के 5 गांव के नाम क्या है, सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर उनमें से 5 लोगों से पूछा और एक ने भी आंसर नहीं दिया। सो दैट मींस व्हाट, दैट मींस वी आर नॉट रेडी टू सिट विद कम्युनिटी, जिसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, उनके साथ हमारा एंगेजमेंट है। अब जब नहीं है तो हमारी लर्निंग कैसे होगी पूरी? तो इस छोटे से एनवायरनमेंट से जितना सीखा, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो और ज्यादा सिखाएगा। लोगों की समस्याएं जब पता लगती है तो संवेदना का जागरण होता है। वो जो संवेदना अधूरी है ना, वो फिर पूरी होने लगती है धीरे धीरे करके हम। तो ये जो जर्नी है ना, इसको 10, 20, 30 की हम इसलिए बोलते हैं कि 10 मिनट सिट विद योरसेल्फ, 20 मिनट सिट विद बुक्स और सिट विद लीडर्स एंड 30 मिनट सिट विद कम्युनिटी। अब एवरीडे 30 मिनट्स नहीं भी बैठना हो तो अपने वीक के, जैसे आप लोग दिया के माध्यम से काम कर रहे हैं कि एक वीक में आपने डिसाइड कर लिया कि 3 घंटे 4 घंटे अपने देने, और उससे खुशी आनंद में बदल जाती है। तो ये जो पूरी जर्नी इतनी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब की है गुरुजी ने, कि अगर हम ये 1 आवर की एवरीडे प्रैक्टिस करने लगे तो न समस्या लगने लगती है, न बहुत बड़े चैलेंजेस दिखाई देते हैं, और न हमको छोटी छोटी चीज में ऐसा लगता है कि हम कहीं भटक रहे हैं, हमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वो सब अपने आप मिलने लगते हैं, और वो कहीं बाहर से नहीं आते, अपने अंदर से बाहर निकलते हैं। वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होती है। फिर देखो कि खुशी चेहरे पे दिखाई देती है, और जिसके चेहरे पे खुशी दिखाई देती है ना, वो फिर बांटने भी लगता है। दैट रियली वर्क्स। आपने उपासना, साधना, आराधना, ये 3 स्पिरिचुअल सूत्र और सॉल्यूशंस अभी हम लोगों के साथ में साझा करें। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने ये तीनों सूत्र, उपासना, साधना, आराधना, पूरी मानवता को, सारी ह्यूमन काइंड को दिया है। और मुझे लगता है कि आज मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, जो आप कह रहे थे कि वो एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, तो वो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने शायद आज एक कदम और आगे बढ़ाया है। आपका इस तरीके का मार्गदर्शन जो आज प्राप्त हुआ है, उससे जीवन के बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस को समझने में, पहली बात तो क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था तो आंसर ढूंढने की शुरुआत कहाँ से करते हैं, पर मुझे लगता है कि शायद सवाल समझने की जो प्रक्रिया है उसमें एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। सर, सवाल समझना समाधान की तरफ पहुंचने का पहला कदम है, जो हम पहले भी बात करें, और इसके लिए जरूरी है कि विचार विमर्श हो, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमको प्रोवाइड करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अगर हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी हेल्प होगी कि हम स्पिरिचुअलिज्म की रियल परिभाषा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकें। तो स्पिरिचुअलिज्म की रियल परिभाषा आरोहण युवा महोत्सव एक प्लेटफॉर्म के रूप में अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा शाखा दिव्य भारत युवा संघ दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन राजस्थान और मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय आपको देने जा रहा है। आरोहण एक ऐसा कार्यक्रम जो 24 और 25 दिसंबर को महाराणा प्रताप की वीर नगरी उदयपुर के अंदर होने जा रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कैंपस में होने जा रहा है, जहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा चर्चा का माध्यम सारे युवाओं को मिलेगा। वो अपनी दैनिक जीवन के हर स्ट्रगल, हर चैलेंज को सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, खूब सारी बातें कर सकते हैं, मन की जितनी व्याधियां हैं उन सबको लोगों के सामने लेके आ सकते हैं, और कोई उपहास नहीं उड़ाएगा क्योंकि सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इसके अंदर हम लोग देने जा रहे हैं। पर साथ में स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस हम लोग वहां से लेके जाएंगे, खूब सारी एक्टिविटीज करेंगे जिससे खुद के बारे में जानना आसान हो जाएगा, एक तरफ कदम बढ़ाएंगे खुद को जानने के लिए। आरोहण यूथ फेस्ट, जिसका टैगलाइन है बी रेडी टू मीट द रियल यू, ये होने जा रहा है उदयपुर की वीर नगरी में। आप सभी युवाओं को दिल से आमंत्रण है, निमंत्रण है, पधारें। अपने सारे युवा साथियों को लेके आए हैं, अपने परिवार वालों को लेके आए हैं, और समझें कि हम जब से इस मानव जीवन के अंदर आए हैं तब से
अध्यात्म के कौन कौन से सॉल्यूशंस ऋषि मुनियों ने हमें दिए हैं जिनका लाभ हम यहाँ से उठा सकते हैं। आप सभी का पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और साथ ही मैं आज के हमारे गेस्ट परम आदरणीय डॉक्टर विवेक विजय सर का दिल से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम स्केड्यूल में से हम लोगों के लिए समय निकाला और उन सूत्रों के ऊपर बातचीत करी जिनको एज अ यंगस्टर मैं कहीं ना कहीं ढूंढता आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय। आई रियली एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन।